मिशन शक्ति के अंतर्गत नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण पर आज मुझे आप लोगों को संबोधित करने को कहा गया है। संचालिका श्री दीप्ति गुप्ता द्वारा और विभाग उपाध्यक्ष शिप्रा सिंह द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। प्रवक्ता डॉक्टर अनुमा श्रीवास्तव भी आपके बीच उपस्थित हैं। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि नारी सशक्तिकरण पर विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक 180 दिन का उन्होंने अभियान चलाया है और ये अभियान एक संजीवनी, एक कवच के समान हम महिलाओं, हम नारी के लिए है। क्योंकि मिशन शक्ति नवरात्र में उन्होंने शुरू किया जब दुर्गा को हम पूजते हैं और उसके समापन ठीक 180 दिन के बाद जब हमारा बसंती नवरात्र आएगा तब उसकी समापन होगी। इस दरमियान 3 फेजेज में हमें काम करना है और उन तीनों फेजेज में हमें नारी को सशक्त करने के लिए पहले तो उन्होंने अपने जो अभियान है, अपने जो प्रोग्राम है जो उन्होंने लॉन्च किया उसे बताया है। उसके बाद नारी लोग किस तरीके से अपने आप में सशक्त हों और उसके बाद क्लोजिंग में उन्होंने अपने सशक्त हुए उनको सम्मानित करने का हम लोग करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगी कि मिशन शक्ति के द्वारा हम लोग का मुख्य उद्देश्य, या समझिए कि मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को कैसे हम सुरक्षित करें, उनको कैसे हम सम्मान देना है, उनको कैसे स्वावलंबन करें, उनका कैसे आत्मनिर्भर बने, उनको जागरूकता कैसे लाया जाए और आत्मविश्वास के साथ वो समाज में अपना स्थान बना सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अपने को आर्थिक रूप में इतना सशक्त कर दें कि उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उनको किसी की राह में देखना पड़े कि आज वो व्यक्ति या जो भी जिसके साथ आपकी विवाह हुई हो या जिसके साथ आपके माता पिता हो या जो भी है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट ना हो, आप अपने आप में सशक्त हो गए। आपको शायद मालूम होगा कि मिशन शक्ति के तहत ही एक अलग से शक्ति समूह बनाया गया है हर ग्रामीण क्षेत्र में। वो समूह का एक कार्य ये है कि जो कुछ भी नहीं कर रही है महिलाओं को कुछ न कुछ व्यापार कराने का, कुछ न कुछ बनाने का, कुछ न कुछ करने के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए अलग से उनको धनराशि भी उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार द्वारा और उसमें कोई टैक्स या कोई किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। और जब उनके पास वो दूसरा किस्त मिलेगा तब वो जो पैसा लेंगे उसका फिर वो बाद में जब भी उनको इनकम होगा तो रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से सशक्त करने का जो काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए विशेष रूप से, ये बहुत ही सराहनीय है और हमें इस पर जानना पड़ेगा और विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जो लाभ, जो अलग अलग अभियान की योजनाएँ हैं उसका हम लाभ उठाएँ। इस योजना के तहत जितनी कस्तूरबा विद्यालय हैं उसकी भी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि कस्तूरबा विद्यालय में 6, 7, 8 3 क्लासेस होते हैं और उसमें सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, पढ़ना रहना एंड बोर्डिंग स्कूल टाइप का रहता है। उसमें कोई बच्ची बाहर नहीं जाती है। कल मैं गई थी रुद्रपुर और बड़ज, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में जाना था, तो वहाँ पर जो मैं कस्तूरबा में गई तो वहाँ की लड़कियाँ क्योंकि बाहर नहीं निकलती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, उनको किसी चीज़ की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे वहाँ पर बच्चों से बात करने का मौका मिला है, क्योंकि जो बाहर बच्चियाँ नहीं निकलती उनको मालूम नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के हमारी जो बहनें हैं, महिलाएँ थी, वो महिलाओं को भी बहुत सारे अभियान जो सरकार चला रही है उसका बिल्कुल संग्रह नहीं था। तो जब उनको बताया गया तो उनको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सालों से चल रही हैं। अभी तो मिशन शक्ति के तहत में भी ये किया गया है कि पॉक्सो एक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल अब्यूज, तो ये जो एक्ट है इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया महाराज ने, हमारे CM साहब ने। मिशन शक्ति द्वारा इसके जितने बच्चे इसके तहत अपराधी पाए गए हैं और बंद हैं, उनको न्याय दिलाने का कोशिश किया गया है। साथ ही साथ जो रेप के बहुत सारे more than 20,000 cases of rape have been pending for the last so many years, तो
उनकी कोशिश रही, जैसे आपने देखा होगा कि निर्भया कांड इतने सालों से होने के बावजूद 7 साल के बाद इसी सरकार ने उसका निस्तारण किया और उसको न्याय दिलाया। तो उसी तरीके से जितने रेप के केसेस हुए हैं उसको टोटल इस तरीके से जैसे भी हो करीब से करीब सजा दे करके उसका निस्तारण करने का मुख्य उद्देश्य है मिशन शक्ति का। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत 1535 हेल्पलाइन बनाया गया, हेल्प डेस्क जिसको बोलते हैं, महिला हेल्प डेस्क, और हर चौकी पर एक हेल्प डेस्क बनाया गया, उसमें एक कमरा और एक टेबल और चेयर रखा जाता है जिसमें कि महिला कांस्टेबल रहती है और महिला कांस्टेबल आपकी दुख सुख आपकी परेशानी को खुल करके आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे आप अपनी बातों को बता करके आप न्याय आपको दिलवा सकते हैं। 20% सीट्स उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षित कर दिया है कि वो महिलाएं ही उसमें कांस्टेबल बन के आएंगी। कल जब मैं देवरिया में थी तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि शाम में एक दिन पहले शाम में एसपी हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बातों को हमारी जो कांस्टेबल्स हैं जो नई नई भर्ती हुई हैं और जो पुरानी भी हैं उनको अपनी बातों को अपने सामने रखें और आप बिलीव में करेंगे तो ओलंपिक है लगभग 250 पुलिसकर्मी शाम को 7 बजे मेरी बात हुई है और 10 बजे मैं प्रोग्राम में गई हूँ तो 250 पुलिसकर्मी लाइन से बड़ा हॉल है उनका, बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है वहाँ पर, नया नया उन्होंने बनवाया है वहाँ के एसपी मिश्रा साहब। तो 250 करीब पुलिसकर्मी एक लाइन से इन यूनिफॉर्म एंड इन फुल डिसिप्लिन दे वर ऑल सिटिंग एंड इतने अच्छे से उन्होंने सम्मान के साथ साथ मेरी बातों को सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनको तो अपनी वर्दी का ध्यान और उनको ईमानदारी का एक रूप हमको समझते हैं और वैसे में जब वो गलत निर्णय ले लेती हैं और सही व्यक्ति को सजा न दे करके किसी न किसी बहाने लक्ष्मी के पीछे भाग जाती हैं तो ऐसे में बहुत मुश्किल होता है कि हम न्याय ले सकें ऐसी पुलिसकर्मियों से। तो मैंने मेनली उसी टॉपिक पर बात किया क्योंकि जिस जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर उसी बात को हम लोग बताना जरूरी होता है। मिशन शक्ति के तहत जैसे फास्ट ट्रैक भी बनाया गया है पहले भी, लेकिन फास्ट ट्रैक को फास्ट तो ट्रैक नाम तो दे दिया लेकिन इट वॉज नॉट फास्ट, जितना फास्ट होना चाहिए। तो इस पर भी ध्यान दिया गया है मिशन शक्ति के तहत इसको जल्द से जल्द जितने मामले आते हैं उनका निस्तारण करें। फॉरेंसिक लैब में जब टेस्टिंग के लिए जाता है डीएनए टेस्ट और व्हाटएवर टेस्टिंग में भी तो फॉरेंसिक लैब भी 3-3, 4-4 मामले ला देता है। हम लोग दिन भर स्टेट विमेंस कमीशन द्वारा अपने राज्य महिला आयोग के पद पर रहते हुए दिन भर हम लोग केसेस डील करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे केसेस आते हैं, लेटर आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ जन सुनवाई करते हैं तो वहाँ इतने मामले आते हैं लेकिन उनको न्याय त्वरित दिलाना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो मेरा तो काम करने का तरीका ये है कि मैं उसे एप्लीकेशन करने के बाद उनकी बातों को सुनने के बाद तुरंत उस पुलिसकर्मी को या उस डॉक्टर को या उस शिक्षक को या उस डिपार्टमेंट को तुरंत उसको बुला करके उससे बात करती हूँ और उससे सत्यापन करती हूँ कि क्या उसने किया है और क्या इस महिला ने किया है। तो इस तरीके से महिला को संतुष्टि भी होती है और हमें भी अच्छा लगता है कि मैंने उस महिला की बात को सुना है और उसे न्याय दिलाने में पूरी कोशिश की है। तो जो फॉरेंसिक लैब है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत डिले कर देता है रिपोर्ट देने में और ऐसे में बेचारी महिला बहुत परेशान होती है। तो इस तरीके से उन्होंने इस मिशन शक्ति के तहत फॉरेंसिक लैब को जल्दी से जल्दी अपने रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। इसके अलावा सरकार की मदद के लिए महिला कल्याण बाल विकास सेवा पुष्ट द्वारा पुष्ट आहार विभिन्न विभागों को संयुक्त रूप से वितरण कराने का उन्होंने आदेश दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा कि 112 एक हेल्पलाइन है बच्चों के लिए स्पेशली, 1090 वुमेन एम्पावरमेंट का आपका नंबर है। ये सब टोल फ्री नंबर हैं स्पेशली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। आप जहाँ कहीं भी है महिला तो उनके प्रोटेक्शन के लिए 1076 में आप मुख्यमंत्री जी को अपने परेशानी को भेज सकते हैं और 181 में भी आप अपने कभी भी कोई परेशानी हो तो उसको आप उसके सामने रख सकते हैं। तो ये सब नंबर्स और हेल्पलाइंस आपको दिए गए हैं लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसको आपको उपयोग करना चाहिए। कभी भी आपको लगता है कि आप किसी समस्या में हैं या आपके ऊपर कोई समस्या आने वाली है या फला व्यक्ति का तरीका ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी नज़रिया ठीक नहीं है, तो ऐसे में आप इन हेल्पलाइंस को यूज़ करें क्योंकि आप देख रहे होंगे कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज साइबर क्राइम।
साइबर क्राइम के बारे में जानकारी है आपको? व्हाट इज साइबर क्राइम? एनीवन ऑफ यू? मैम जो सोशल मीडिया के द्वारा या व्हाट्सएप हो गया या ग्रुप हो गया ट्विटर हो उसके द्वारा तो हम लोग वो नारी को जैसे कि फ्रॉड करते हैं उसके आईडी आती है कुछ भी करके उसी को करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत सही बोला आपने। तो साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इट हैज बिकम अ न्यूसेंस। बिकॉज क्या होता है कि जो हमारी बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि अगर किसी अननोन नंबर उनके सामने आया है तो उस अननोन नंबर को ना उठाएं, उस अननोन नंबर से बात ना करें। अननोन नंबर से जब आप बात करेंगे वो अननोन नंबर आपको बार बार तंग करेगा, बार बार परेशान करेगा, किसी न किसी रूप में आपको अपने चंगुल में फंसा लेगा। और कई बार ये लोग क्या करते हैं कि आपका प्रोफाइल जो आप फेसबुक पे लगा देते हैं, अपना पूरा प्रोफाइल लगा देते हैं और हर कोई उसको देख सकता है, तो वो उनकी नाम बदल करके, जात पात बदल के, धर्म बदल करके लोग आपको उस जगह में फंसाते हैं और बिल्कुल अपने को मोल्ड कर लेते हैं आपके हिसाब से कि आपकी क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या नहीं पसंद है और आपकी क्या एजुकेशन है, आपका क्या बैकग्राउंड है, और उसी के अकॉर्डिंग दे मोल्ड देमसेल्फ और आपसे बात करना शुरू करेंगे और आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है और मैं इससे अपनी दोस्ती बना सकती हूँ। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आज इतनी सारी केसेस आ रही हैं कि छोटी लड़कियां 13 साल 14 साल की, मोबाइल उनके पास है और बात करती नहीं और उसके बाद किसी दिन उनका अपहरण हो गया, वो खुद भाग गई, आधार कार्ड लेकर के भाग गई। ऐसा भी केस हुआ है ये यहाँ पर सैजनवा में 13 साल की लड़की के बगल में कोई दूसरे धर्म का लड़का था, उसके साथ उसने नाम बदल के इसको फंसा रखा था और साथ ही में उसके साथ 13 साल की लड़की भाग गई सवेरे सवेरे और 1-2 महीने बाद उसकी माँ ने मुझे सूचना दिया। तो मैंने ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन बहुत मुश्किल से वो ट्रेस हुई और उसके बाद वो वापस आई। लेकिन माँ इस संकोच में कि बदनामी होगी तो उसने रिपोर्ट तुरंत नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी गलती है। जब आपके साथ कोई परेशानी आए तो उसको आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग विल बी सीक्रेट। दे हैव द राइट ऑफ बीइंग अनोनिमस। हम लोग को जरूर हम लोग को हमारे पास महिलाओं का हक है कि उसके इस तरीके के केसेस में उनका नाम और उनकी शक्ल या उनके बारे में कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं दिया जाए। तो ये जो हमारे पास राइट है उसका उपयोग करें, लेकिन अपनी जो परेशानी है उसको तुरंत सामने रखें और उसको निस्तारण करने के लिए आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा। क्योंकि साइबर क्राइम के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं 2 ही 4 हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि सैटेलाइट से पूरा ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ पर मोबाइल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मोबाइल ऑफ कर देते हैं, नंबर बदल देते हैं, तो उनको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हमारी बेटियाँ बहनें और बच्चियाँ जितनी हैं बच के रहें इन सब चीज़ों से, और जहाँ तक हो सके डो नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ ट्रैप। इस ऐसा थोड़ा सा भी आपको लगे तो इससे आप बच के रहें। एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक महिला थी, मैरिड वुमन फ्रॉम गाजियाबाद, और 4 साल की बच्ची थी उसके पास। उसका हस्बैंड रेलवे में नौकरी करता था, तो किसी गलत नंबर पर किसी ने फ़ोन करना शुरू किया उसको, तो वो एक बार उठाई, फिर दूसरी बार नहीं उठाई, फिर उसके बाद फ़ोन आने लगा रेगुलर, तो उठाना शुरू किया, कौन हाँ कौन बात करना शुरू की। करते कराते इस नियत पर बहुत आगे शी हैडंट सीन दैट मैन, लेकिन वो बात करते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड सवेरे से रेलवे में जॉब करते थे, चले जाते थे और शाम को आते थे, तो पूरे दिन वो उससे बातें करते करते और उसके इससे चंगुल में फंस गई कि उसने जहाँ बुलाया वहाँ वो चली गई और उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ तो नेचुरल से बात है, शी वेंट फॉरवर्ड विथ हिम, तो उसने अपने को उसके साथ जोड़ दिया, फिजिकली जोड़ दिया, और उसके बाद वो आदमी छोड़ के भाग गया कहीं। 2 बार 3 बार उसके ऐसे गई, उसके बाद उसके पति को पता चला और उसके पति, उसके सास ससुर, उसके माँ बाप सब ने उसको निकाल दिया। तो जब वो कहीं भी नहीं रही तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि क्या उम्र है आपका? तो उन्होंने बताया कि मेरा उम्र 28 साल है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि 28 साल की महिला को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा काम जो कर रही है वो गलत कर रही है और किसी नंबर को बार बार रिपीटेड हो रहा है, आ रहा है, तो उससे बात करके अपना संबंध बना लिया उसने। तो इस तरह का जो मेच्योर जिसको कहा जाए, बालिग होने के बाद भी अगर लड़कियां या महिलाएं ये गलती करती हैं तो ये अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारने का समान है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर कॉन्सेप्ट एंड वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने भविष्य को कैसे बनाएं। सीता जी 14 साल वनवास में रही और उसके बाद जब रावण बाण और जब वो अशोक वाटिका में थी
तो बार बार रावण उनके पास आके कहता था कि तुम मेरी रानी बन जाओ। और एक दिन उसने वो ये कहा मंदोदरी को लेकर के आए, और आप लोग को मालूम होगा कि मंदोदरी को लेकर आए कि ये सब मेरी जितनी रानियाँ हैं वो तुम्हारी नौकरानी होंगी, और आपको हम रानी बनाकर तुम मेरी तरफ एक बार नज़र उठा के तो देखो। और सीता जी ने एक बार भी नज़र उठा के भी नहीं देखा। ये उनका बल था, उनकी व्यवहार थी, उनका बल था कि वो शक्ति थी उनकी, तो उन्होंने नज़र उठा के नहीं देखा। एक दिन को सामने रख करके राम जी को पूछती रही, और मंदोदरी रावण के साथ रहने के बावजूद उसने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं नौकरानी बनूंगी और सीता जी रानी बनेगी। लेकिन रावण जब सीता जी ने नज़र नहीं उठा के देखा, उसने तलवार उठाया उनको मारने के लिए। मंदोदरी ने हाथ रोक लिया कि नहीं। तो मंदोदरी को भी समझ में आया, जबकि कोई और महिला होती अगर उसका पति किसी और से संबंध बनाता तो वो जरूर उससे ऊपर बोलती कि हाँ इस पर हमला करो, इसको मार डालो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया कि सीता जी किस तरीके से रामचंद्र जी की बिल्कुल डिवोटेड है, डेडिकेटेड है उनको उसके अलावा कोई भी पुरुष नहीं दिखाई देता है। उसके बाद मंदोदरी भी उनकी भक्त हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे इतिहास में, हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में है, तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आज की बेटियां बर्दाश्त करना नहीं चाहती हैं, कोई भी बात कहो तो बर्दाश्त नहीं होता, और खास करके जब ससुराल जाती हैं तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी सास ने उससे कुछ बोली कह दिया, या उसके पति ने उससे कुछ डांट दिया, या किसी ने थोड़ा भी बिहेव किया, या कुछ काम ज़्यादा करना पड़ गया, तो तुरंत मायके की तरफ मुँह कर देती हैं। शादी के 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, माने हम बड़े लोग परेशान हैं कि क्यों इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो गई है। 1 महीना 2 महीना बाद वो वापस घर आ जाती है। और माताएं भी वैसी होती हैं कि तुरंत बेटी को इनकरेज करती हैं कि हाँ बेटी अब तुम मेरे पास रहो। लेकिन कोई भी मायके में रह करके सुखी नहीं रह सकता है, और अपने ससुराल का जो परेशानी है उसको आप डील कीजिए, उसको समझिए, और उसको किसी तरीके से आप प्रेम मोहब्बत अपने व्यवहार से उसको बदल सकते हैं। और फिर भी न बदले तो महिला आयोग ऐसे और महिला थाना आदि इस तरह के स्थान है जहाँ की आप अपनी जो और वन स्टॉप सेंटर भी है जहाँ के आप अपनी परेशानी को बता सकती हैं, और उसको हम लोग काउंसलिंग कर करके उसका हम लोग निस्तारण करते हैं। वो चाहे वो सास हो चाहे देवर हो, उसको बुला करके काउंटर पर सामने बिठा करके उसको काउंसलिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से हम लोग को आदेशित किया गया है। ये सब बातें आप लोगों को बताएं कि महिला आयोग, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, ये सब आपके लिए है, जिससे आपको सशक्त बने और आपके ऊपर कोई अन्याय या कोई अपराधी आपके ऊपर कोई अपराध न कर सके। लेकिन हम बेटियों को तो कह देते हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत जाओ, वहाँ मत जाओ, लेकिन बेटों को ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती किसकी है? माताओं की है, माताओं और उनके अभिभावक की है कि बेटों पर ऐसा अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता है। वो किस कंपनी में है, वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बचपन से ही उनको संस्कार देना पड़ेगा कि ये जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ये सब आपकी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन डोंट गो इन फॉर रॉन्ग इंटेंशन। जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो या आपके साथ काम कर रही हो, आप उनके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस हैरेसमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया ही कुछ बदल गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं, और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि भारत में जहाँ हम भारत माता बोलते हैं, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ भारत को अपने देश को माता के नाम से संबोधित किया जाए। पूरे वर्ल्ड में देयर नॉट अ सिंगल प्लेस कंट्री जो कि अपने देश को माता के समान समझे। तो जहाँ हम भारत माता बोलते हैं और पूछते हैं, और शक्ति को पूछते हैं, लक्ष्मी को पूछते हैं, सरस्वती को पूछते हैं, तो ऐसे में पूछते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो ऐसे में जो पूछता है वो मोस्टली पुरुष ही होता है। तो पुरुष अगर इस तरीके का भाव रखेगा, उसके ऊपर मान सम्मान और आदर का भाव नहीं रखेगा, तो ऐसे में हमारी बेटियों के लिए भी समाज में चलना फिरना, उठना बैठना वो असुरक्षित महसूस करेंगी, और कभी भी उनको हमेशा एक डर सा बना रहेगा। तो ये डर को हटाना है, और आपको अपने आत्मनिर्भर स्वावलंबन के साथ आपको जीना है, आपको आगे बढ़ना है। महिला मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सशक्त करें कि आप समाज में हर तरह की कुरीतियाँ जो हैं, दहेज की कुरीति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज भी बालिका विवाह हो रहा है। कल एक लड़की आई मेरे पास जो कि 21 साल की थी, नहीं हाँ 21 साल की थी, और उसका एक बच्चा था 3 साल का। तो मैंने कहा किस उम्र में शादी हुई? तो बोली 5 साल पहले। हम बोले कि तुम 21
21 साल की 5 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी, तो तुम तो नाबालिग नहीं हुई, कैसे तुम्हारी शादी हो गई? तो बोले नहीं, माता पिता ने कर दिया, रिश्तेदारी में मुस्लिम रिश्तेदारी में शादी कर दिया। उसके बाद वो मारपीट करके, उसकी सगी चाची थी, उसने मारपीट करके उसको निकाल दिया बाहर के, अपन दूसरा शादी करेंगे लड़के की। तो इस तरीके की बातें वारदात आज भी हो रही हैं, हमारे सामने नहीं आती हो जरूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब बातें आती हैं तो बहुत तकलीफ होता है। इन कुरीतियों को हमको रोकना है। दहेज प्रथा के तहत आप अगर महिला कारावास में जाएंगे तो देखेंगे कि द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर देयर इन द जेल, 45% ऐसी हैं जिनको कि जिन्होंने क्या किया, तो बहू के जला दी, क्या किया, बहू तन लटका ले, क्या किया, बहू फंसा दे। मैंने सबको बहू को कुछ न कुछ करते हैं और बहू को ब्लेम करते हैं, फंसा दिया उसने और उसने खुदकुशी कर ली, तो जहर खा ली। और मेनली क्या होता है, इतना उत्पीड़न करती हैं ससुराल में जाकर के, लड़कियों का इतना उत्पीड़न होता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। और लड़की कई बार खुदकुशी जरूर करती है, लेकिन 90% ऑफ टाइम सास का बिहेवियर इतना खराब होता है और नंदों का बिहेवियर इतना बुरा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो दूसरी महिला हमारे बीच में आ करके हमें डिक्टेशन दे या हमारे ऊपर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग को रोकना होगा और बहुत ज़रूरी है कि महिला ही महिला की दुश्मन ना बने। महिला, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ महिला का, जिस देश में महिला का सम्मान होता है वो देश स्वर्ग के समान होता है। तो स्वर्ग के समान हमारा अगर देश को बनाना है, और महिला का कहते हैं कि जिस घर में महिला वास करती है वहाँ देवता वास करते हैं। तो जहाँ हम देवता समझते हैं और इतना सम्मानपूर्ण स्थान देते हैं, तो वो डायरेक्ट बनता है पुरुषों का, लड़कों का, कि वो इस बात को समझें और किसी भी तरीके का हरकत ऐसा ना करें जिससे कि आपकी बहन या बेटी, आज आप किसी और गलत व्यवहार किसी लड़की के साथ करते हैं, कल आपकी बहन के साथ भी ये बात हो सकती है। तो इस बात के लिए आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो ऐसी गलत जो चीज़ें हो रही हैं, अपराध जो हो रहा है समाज में, ये बढ़ता चला जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। क्योंकि आप वही करेंगे, आपके बच्चे वही करेंगे, उसका आने वाला तो बिल्कुल करप्शन के एंड तक पहुँच जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझें और आप अपने से, यू हैव टू चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो घर से ही, अपने घर से अपने भाई को, अपने बहन को, अपने लोगों को समझा कर रखें कि किस तरीके से आपको अपनी बहन को सशक्त बनाना है, उसको हर तरीके से, हर परेशानी से बचाना है और वो अपने पाँव पर खड़े हो सके, ससुराल में पेशेंटली हर किसी को अपने व्यवहार से डील कर सके। आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो जब डॉक्टर आपको आप अपनी पूरी तकलीफ सुना देते हैं, पूरी परेशानी बता देते हैं, तो आधी बीमारी लगता है कि अब इसी से खत्म हो गया। तो उसी तरीके से आप अपनी परेशानी को, अपनी बात को अपने माता पिता से पहले शेयर करें। उसके बाद अगर उसके नहीं सॉल्व होता है तो आप हम लोगों के पास आएँ, हम उसको मिल करके काउंसलिंग करके उसको हर हालत में सेटल करेंगे ताकि आपकी ये परेशानी दूर हो सके और हम अपनी बेटियों को, बहनों को सशक्त बना सके। मेरा आपसे यही अनुरोध है। बहुत सारी प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में मुझे मालूम है कि नहीं, कि आपको मालूम है, जैसे सुमंगला योजना, आपको मालूम क्या है सुमंगला योजना? सुमंगला योजना का जानकारी किसी को बोलिए। सुमंगला योजना बेटी के जन्म से ही है। अगर बेटी, 2 बच्चे होने चाहिए, पहली अगर बेटी होती है या दूसरी भी बेटी होती है तो उसको स्टेट रेट 2,000 रुपया दिया जाता है। जब पहला टीकाकरण हो जाता है पूरा टीकाकरण के साल में तो उसको 1,000 फिर दिया जाता है। फिर जब वो पहली कक्षा में प्रवेश कर जाती है स्कूल में तो फिर 2,000 रुपया दिया जाता है। फिर जब वो 6th पास कर जाती है तो फिर 2,000 दिया जाता है। फिर जब वो इंटर में पहुँच जाती है, ये करती, फिर 2,000 रुपया जाता है। और जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करके या डिप्लोमा कोर्स करके आगे बढ़ जाती है तो टोटल लगा के 15,000 रुपया उस लड़की को मिलता है, और सत्य कि उसके पिता का आय 20 लाख से कम हो पर ईयर। तो ये पहली बेटी हो तो अगर दूसरी भी बेटी हो तो उससे भी ये सब लाभ मिलेगा। लेकिन अगर तीसरी, 2 बेटों के बाद आपकी तीसरी बेटी होती है तो ये लाभ आपको तीसरे बच्चे में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 ही बच्चों में ये लाभ मिलेगा। पहला बेटा हो या फिर बेटी होगी तो उसको भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन जन्म के साथ ही बेटी तो बहुत अच्छे से, बहुत
अच्छे दिमाग से हम उसको एक्सेप्ट करें, समाज में एक्सेप्ट करें कि बेटी हुई है तो मेरे घर लक्ष्मी आई है। तो ये सब लाभ और सुविधाएं